for the from the figure x upon L is equal to y upon 100 minus L. So y is x 100 minus L upon, but we need to calculate x actually. X is equal to y into L upon 100 minus L, right? So y is given to me, it's 12.5, L is 39.5, and 100 minus L is 60.5. Clear? Would you able to solve this? Anyone answer? किसी ने ट्राई किया होगा? Anyone, any answer, my dear? Did you solve this? So that's 8.16. 8.166 ohm unknown resistance. Now look at the two different parts. First part, why are the connections between resistances Wheatstone and or meter bridge are made thick copper in order to reduce the resistance? एक मीटर ब्रिज में कनेक्शन जो होते हैं, चाहे वो मेटालिक स्ट्रिप्स हो या सर्किट डायग्राम के लिए जो वायर यूज करी, थिक कॉपर वायर यूज करने का पर्पस था, आई एम यूजिंग ए स्मॉल रेंज ऑफ रेजिस्टेंस. एक्स देखो कितना है 8.16, वाई देखो 12.5. तो अगर मैं एक वायर यूज कर रहा हूँ जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो इन दैट केस वो ऑब्स्टेकल वो एक तरह से कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई कनेक्शंस आर मेड ऑफ थिक कॉपर वायर, राइट? सर्किट में बाकी चीजों का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने के लिए कनेक्शंस आर मेड विद थिक कॉपर स्ट्रिप्स और वायर्स. ठीक है. सेकंड पार्ट, determine the balance length of the bridge if x and y are interchanged. चलिए do it. If x and y are interchanged, then formula will be a y upon L dash upon x is equal to x upon 100 minus L dash. Done. अगर मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो लेंथ बदल जाएगी. अब मुझे x और y दोनों पता है और L dash निकालना है. कैन आई गो फॉर दिस? y कितना? इट्स 12.5 into 100 minus L dash is equal to x कितना? 8.16 into L dash. सॉल्व कर लोगे मेरे बच्चों? यहाँ से L dash आपको निकालना है, राइट? इंटरचेंज करने के बाद सरप्राइजिंगली चेक करना क्या इस रिजल्ट में 39.5 या 100 माइनस 39.5 से कोई रिलेशन आता है क्या? ठीक है, तो प्लीज चेक इट बैक. एक रिलेशन आपको मिलेगा कि इंटरचेंज करने पे रिजल्ट में क्या चेंज आता है. दैट वुड बी इंटर रिलेटेड विद द 100 सेंटीमीटर. क्लियर? 100 माइनस एल आ जाएगा. यस, द आंसर वुड बी 100 माइनस एल जो पहले आया. और although if I expect the answer is 60.5 centimeter. Yes, Done? sir. Right? That's the expected answer. But आपको सोल्व करना है, इसको करके देखना है. थर्ड पार्ट इसका, what happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show the current? No. ये बैलेंस था रेजिस्टेंसेस. अगर मैंने गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज किया, ठीक है, राइट, तो वो बैलेंस स्टेट. इफ यू डिड रिमेंबर, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में एक डायगोनल पेयर में गैल्वेनोमीटर था, एक डायगोनल पेयर में बैटरी थी. अगर हम इंटरचेंज भी करेंगे तो भी बैलेंस पॉइंट इफेक्ट नहीं होगा, राइट? इट रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ बैलेंस. यानी करंट जो है नल डिफ्लेक्शन या गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो रहेगा. क्लियर? दैट्स क्वेश्चन नंबर 10. एनी डाउट? सर थिक कॉपर वायर वाला वापस बता दो. रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बेटा. थिक कॉपर वायर का मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. व्हाट इज कॉपर? कॉपर इज ए कंडक्टिंग वायर. सो थिक कॉपर यूज करने का पर्पस था रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. दैट्स a somewhat different question. A storage battery. There is a battery, it's okay, right, of 8 volt. EMF given to 8 volt, right? Internal resistance provided 0.5 ohm.
being charged by 120 वोल्ट बैटरी। एक सोर्स है जिसके साथ, जैसे आपके मोबाइल का चार्जर आप चार्ज करते हैं, ठीक है, राइट, विद इन एक्सटर्नल सोर्स with a series resistance of 15.5 ohm. What is the terminal potential difference voltage of the battery during the charging? So may I draw the circuit? That's a small battery being charged with a series resistor of 15.5 ohm and with the help of a charging source of 120 volt. This is 8 volt and internal resistance 0.5. Let current in the circuit is I. इस पूरे सर्किट में करंट को I मान लेते हैं, राइट, इट्स ABCD। 120 वोल्ट टोटल था, उसमें से 15.5 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो बचा हुआ 8 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। तो 15.5 वोल्ट का पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे करंट निकालना है। आप इसके लिए लूप लॉ लिख सकते हैं यूजिंग किरचॉफ। कैन यू राइट लूप लॉ फॉर ABCD? फॉर ABCDA, right? I'm writing it here. 15.5 into I plus 8 plus 0.5 into I minus 120 must be equal to 0. मैंने solve this for I, मैं भी कर रहा हूँ, but 1 minute hold for everyone. Solve it for I. Do it, dear. 1 and 1. This is 16I. This and this. It's 112 उधर जाके. And I is done. 7 ampere. 7 ampere. Right? Thank you. Right. So now if it is 7 ampere, then potential difference across 15.5 ohm resistance और 120 में से ये माइनस हो जाएगा तो BC आ जाएगा आपके पास, या आप डायरेक्टली VBC निकालना चाहते हैं बैटरी के अक्रॉस, पूछा यही है क्वेश्चन में, देन इट वुड बी 120 minus 15.5 into 7. Please solve this. $108.5. It's 11.5 volt. Check, my dear. 15.57 जा, ठीक है, so the answer is 11.5 volt. देख लो, if I am not wrong anywhere in calculation, then this answer is correct. सर Yes, dear. Yes. एक आप समझाना। क्या बेटा, कहाँ से चले बेटा? सर VBC निकाला है अपनों ने, पर लेकिन जो ये 15.5 वाला रजिस्टर है ये तो AB के बीच में लगा हुआ है ना। हाँ बेटा, AB के बीच में। देखो जरा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 120, इसमें से ये माइनस गया तो what are the other 2 points, BC या BD? And that has been asked. Look at the points. AD point is 120 volt, BC is 15.5, it's a consumer, ये माइनस हो जाएगा, and rest would be BD or BC, and that's a part. Okay, sir. Okay, that's question number 11. May I go to question number 12? It's based on potentiometer, right? Go to next question based on potentiometer. रब कर दो इसको प्लीज, आपने नोट कर लिया होगा। Right. So the next question, question number 12. 12 is, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt. Cell of EMF 1.25 volt gives a balance point L1 is 35.0 centimeter on a length. If the cell is replaced with another cell, maybe another EMF, right? The balance point shift to 63 and it is 63.0 centimeter. Okay, what is the EMF of the second cell? Now the second property would be applicable. E1 by E2 must be equal to L1 by L2. Now I need to calculate E2, that's E1 L1 by L2, and the value, it's E1 as
1.25, L1 is 35.0, L2 is 63.0. I hope you can solve this. Expected answer. Question number 12. Yes, please repeat, my dear. So 2.25. Yes, sir. 2.25. Fine, it's okay. So please check. Anyone else? एक बार क्रॉस चेक कर लो मेरे बच्चों. Yes, It's sir. यही आएगा. 2.25 volts. Done, beta. Thank you. Right. That's 12th question. I'm switching to the question number 13. Next, question number 13 is the number density of the free electron in a copper conductor estimated. A copper conductor में number density of electron. May I write Ne? It's given to be 8.5 into 10 power 28 cubic meter per cubic meter. How long does an electron take to drift from one end of the wire? Wire की length दे रखी है आपको 3.0 meter long to the other end. इस इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में एवरेज टाइम आपको निकालना है. ठीक है, राइट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. It's a 2.0 into 10 power minus 6 meter square, and it's carrying a current 3.0 ampere. Now which formula? It's a relation between current and drift speed. N E A V D, right? Current N as it is, E as it is, A as it is, V D is length upon time, right? You need to calculate time. That's why इनको replace कर दो. N E L upon I, right? इसको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है. कर सकते हो क्या? Do it, my dear. Put the values and estimate the time. It's T 8.85 10 power 28. A is 1.6 10 power minus 19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा. एरिया इज 2.0 into 10 power minus 6. Length is 3 upon current is 3. ठीक है, कैंसिल आउट. तो 10 पावर्स. और इस डेटा को प्लीज थोड़ा सा सोल्व कर लो. 2.7 into 10 power 4 second. May I repeat, my dear? 2.7 into 10 power 4 second. Okay, that's a very small time or very large time? Large. Yeah, and that's why drifting इतने लार्ज टाइम के बाद करंट को माना क्या जाएगी. तो एक्चुअली करंट का फ्लो जो होता है वो चार्जेस के एनर्जी ट्रांसफर से होता है. एक्चुअली चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड तक शायद नहीं जाते. ठीक है, राइट. एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लो कोई प्लीज. एटलीस्ट 10 पावर्स को ही दोबारा चेक कर लो. डन, राइट. so that must be in few hours. ये जो टाइम है that would be around 5 to 7 hours approximately. ठीक है, right? That's question number 13. I hope it is clear. Direct data put करना था, nothing else. May I go to the next question? 14 number question. Question number 14. Question number 14 is Earth's surface has a negative surface charge density. Sigma is minus 10 power minus 9 coulomb per meter square. The potential difference is around 400 kilovolts between top of the atmosphere and the surface of the earth, and a current due to conductivity, a current approximately 1800 ampere expected to be flow. Okay, if there were no mechanism to sustain atmospheric electric field, how much time roughly would be required to neutralize the earth? Okay, and radius of earth given to you, it's 6.37 10 power 6. वो कह रहा है अर्थ के ऊपर जितना भी ये चार्ज है, इस सारे चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम लगेगा. तो कम बैक हियर, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T. यहाँ से मुझे टाइम निकालना है इस सारे चार्ज को फ्लो करने में. तो दैट्स Q.
अपॉन आई, Q वैल्यू इज माइनस NE अपॉन आई, राइट, ठीक है, राइट। अब n नहीं है मेरे पास, इसलिए इस चार्ज को निकालने के लिए इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं, Q अपॉन एरिया। तो मे आई रिप्लेस दिस, so that would be sigma into A, right? Sigma value provided, area is 4 pi r square into current upon current. Have a look, sigma given है आपको, ठीक है, right? 4 pi r square पता है, I पता है. Would you able to solve this? डेटा पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे? Yes, sir. Okay, Yes, dear. sir. That's a simple only calculation, my dear. So that would approximately require few seconds. It's okay. The answer at back 282 exercise is seconds आया. 283 seconds. Yes. ठीक है. So that's very small time. अगर मैकेनिज्म फेल हो जाए अर्थ के चार्ज को सस्टेन करने का, तो पूरी की पूरी अर्थ जितना भी ये चार्ज दे रखा है, either it may be very small or the time is very small. ठीक है, right? Now come to the question number 15. Question number 15. 6 lead type secondary cell, each of EMF 2 volt, 2.0 volt. Number of cell 6, and internal resistance 0.015 are joined in series to provide एक external resistance है जिसको 8.5 लिया. What is the current withdrawn? तो current is, फॉर्मूला याद है, total EMF NE upon NR plus R. When these cells are joined in series, EMF add हो जाता है, right? ये add हो जाता है, and that's why it is NE upon NR plus R. तो internal resistance भी add हो जाएगा, EMF भी add हो जाएगा. Solve कर सकते हैं बच्चे. It's 12 upon, and 6 into this is 0.09 plus 8.5. Solve it, my dear. Solve the value for current. Anyone answer, my dear? 1.4 ampere. Current is 1.4 ampere. Cross check करना बेटा please. Hope this answer Yes, is sir. correct. Okay, dear, thank 1.39 you. आया था sir. Right, that's okay. Approximate value is fine, acceptable, and good one. Right? ठीक है. Next part of this question is secondary cell after long use has EMF. B part, secondary cell after long use has EMF 1.9 volt. 1.9 volt. EMF is 1.9 volt and it is connected to with internal resistance 380 ohm. EMF 1.9 volt and internal resistance 380 ohm. ठीक है, right? What maximum current can be drawn? तो maximum current का फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, कैपिटल R को 0 लेके 1.9 अपॉन 380. इट्स ओके, राइट? कितना आंसर आएगा? 1 अपॉन 200 एम्पियर, which is too small. And question is that what maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? Answer is no, as this current is only a fraction of 1 ampere. 1 एम्पियर से बहुत छोटा है, इसलिए कार की स्टार्टअप के लिए ये करंट इनसफिशिएंट है, राइट? चलो, हमें नहीं पता कार के स्टार्टअप के लिए व्हाट एग्जैक्ट करंट इज रिक्वायर्ड, बट लुकिंग टू द फ्रैक्शनल वैल्यू दिस इज इनसफिशिएंट. एंड यू कैन लुक माय डियर, ईएमएफ तो 1.9 वोल्ट था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम, इतना ज्यादा. इसकी वजह से इस सेल में से बहुत कम करंट पास हो रहा है, एंड विच इज इनसफिशिएंट फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कार. मे आई रब, आपने नोट कर लिया बेटा? हो गया ये क्वेश्चन? सर फर्स्ट पार्ट में टर्मिनल वोल्टेज भी तो है. टर्मिनल वोल्टेज बेटा V इक्वल टू कैपिटल RI. इफ वी नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, इट्स V इक्वल टू RI. कर लोगे मेरे बच्चों? यस सर. ओके डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर
16. A very good question, right? Two wires of equal length. Two wires of equal length. Wire number 1 and wire number 2 both are equal, and one of made up of aluminium, second is made up of copper. May I call aluminium as number 1 and copper as number 2, right? So both lengths are equal. L1 equal to L2. May I call it, replace with the number L. Okay, they have the same resistance, means R1 equal to R2. Now which of the two wire is lighter? I have to calculate mass of each wire, compare करना है. So exact calculation की बजाय मुझे comparison चाहिए. Which mass is less? So may I proceed? Rho 1 L1 upon area 1. So L1 को L लिख दूं, rho 2 L upon area 2. Rho but obvious density है, sorry specific resistance है, right? Resistivity है. So it's rho 1 upon A1 L, rho 2 upon A2L. What about area into length? Volume of a body. So that's rho 1 volume 1, rho 2 upon volume 2. आप लिख सकते हो V1 is volume of aluminium and V2 is volume of copper. Okay, so right. So now come back here. It's V1 by V2 is equal to rho 1 by rho 2. By the definition of mass, mass per volume is called density. अब यहाँ पे symbol density का D ले लें because rho already has been picked for the specific resistance. So mass per volume is density. तो यहाँ से volume क्या आएगा? Mass upon density. यहाँ put कर रहा हूँ. M1 upon D1 whole upon M2 upon D2 is equal to rho 1 upon rho 2. ठीक है, इधर देखना, it's M1 by M2. यहाँ करेंगे तो उल्टा हो जाएगा D2 by D1, और उधर जाके वापस it's rho 1 D1 upon rho 2 D2. Now these four values provided in the question, right? And the values are rho aluminium is 2.63 into 10 power minus 8, and density of aluminium relative density given 2.7 रेशो है, अपॉन आ जाएगा वो 8.9 आ जाएगा कॉपर के लिए, और ये वैल्यू 1.72 into 10 power minus 8. इसको कैंसिल करना. Now look, 2.63 into 2.7 और नीचे है 1.72 into 8.9. Is this ratio is less than 1 or greater than 1? आप इजीली चेक कर सकते हैं. ये 2.something, हाँ, that ratio is less than 1. It's M1 by M2 is less than 1. It means M1 is less than M2. अब M1 क्या था? एल्यूमिनियम मास था. M2 क्या था? कॉपर का मास था. ठीक है, so this conclude that mass of aluminium is lesser than mass of copper, right?